नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन से। दोस्तों आज का हमारा मॉक टेस्ट रहेगा 16। इससे पहले दोस्तों 15 मॉक टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, जिससे आप दोस्तों प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों आज का, और साथ ही साथ आप आंसर करते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए, खुदाई खिदमतगार नामक संगठन किसने चलाया था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। खुदाई खिदमतगार नामक जो संगठन है ये किसके द्वारा चलाया गया था। ऑप्शन देखिए, अली बंधु, सैयद बंधु, खान अब्दुल गफ्फार खान, या फिर अबुल कलाम आज़ाद। तो क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। खुदाई खिदमतगार नामक संगठन किसने चलाया था। खान अब्दुल गफ्फार खान ने चलाया था दोस्तों। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है, खुदाई खिदमतगार को दोस्तों लाल कुर्ती संगठन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किससे जाना जाता है, लाल कुर्ती संगठन। ठीक है, लाल कुर्ती संगठन के नाम से किसे जाना जाता है, तो खुदाई खिदमतगार को जाना जाता है। याद रखेंगे किसने इसको चलाया, तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने चलाया। यहाँ से दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान से आपको याद रखना है, खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा है सीमांत गांधी। ठीक है, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, तो याद रखेंगे खान अब्दुल गफ्फार को जाना जाता है। ठीक है, साथ ही साथ आपको याद रखना है दोस्तों, बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है अब्दुल गफ्फार खान को। ठीक है, बादशाह खान। ठीक है, बादशाह खान आपको पूछा जा सकता है बादशाह खान के नाम से किसे जाना जाता है, तो याद रखेंगे खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से याद रखना है, खान अब्दुल गफ्फार खान से ये पहले ऐसे विदेशी थे दोस्तों जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कई बार। ये पहले क्या थे, पहले विदेशी थे दोस्तों ये जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों ये लाल कुर्ती संगठन, या जिसे हम खुदाई खिदमतगार के नाम से जानते हैं, इस संगठन का गठन कब हुआ था, ये संगठन कब संगठित हुआ था, ये पूछा जा सकता है आपको। तो याद रखेंगे 1929 में ये संगठन बना दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे इसको। चलिए, क्लियर होगी तो सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, गुप्त काल में पेट इकाई थी। ऑप्शन देखिए, राज्य की, नगर की, जनपद की, या ग्राम समूह की। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुप्त काल में जो पेट इकाई थी दोस्तों ये क्या थी, ये पेट इकाई दोस्तों ग्राम समूह की एक इकाई थी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का, ग्राम समूह की इकाई है दोस्तों पेट। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात हो रही है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को दोस्तों भीख मांगने वाली संस्था जो है किसने कहा है। ऑप्शन देखिए, अरविंद घोष, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, या फिर गोपाल कृष्ण गोखले। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जो है दोस्तों अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग स्टेटमेंट दिए हैं। तो यहाँ पर भीख मांगने वाली संस्था किसने कहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, तो 3 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को क्या कहा, भीख मांगने वाली संस्था कहा है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ से आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी है। यहाँ पर पूछा जाता है क्योंकि अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग स्टेटमेंट दिए हैं। तो यहाँ से आपको याद रखना है, पहला, कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाते हुए जा रही है। ठीक है, कांग्रेस, ठीक है, ये स्टेटमेंट याद रखेंगे, कांग्रेस अपने पतन की ओर, कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाते हुए जा रही है। तो ये स्टेटमेंट किसने कहा है, तो ये भी आपको याद रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को
किसने कहा है कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाते हुए जा रही है? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये कहा है कर्जन के द्वारा। किसने कहा है? कर्जन ने। ठीक है, याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों दूसरा स्टेटमेंट याद रखेंगे। दूसरा, कांग्रेस के लोग क्या है जो है पदों के भूखे राजनेता है। ये किसने कहा है? ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा है। उसी प्रकार एक इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, कांग्रेस जो है डफरिन के दिमाग की उपज है। ठीक है, कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस डफरिन डफरिन के दिमाग की उपज है। ठीक है, दिमाग की उपज है। ठीक है, ये किसने कहा है? तो ये कहा है दोस्तों, ये किसने कहा है? लाला लाजपत राय ने। लाला लाला लाजपत लाला लाजपत राय। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। तो स्टेटमेंट है दोस्तों, इनको याद रखना है। एक स्टेटमेंट और है कि कांग्रेस को जो है किसने कहा है कि कांग्रेस श्रय रोग से मरने वाली है? ये कहा है अरविंद घोष के द्वारा। ठीक है, इसको भी नोट कर लेंगे। कांग्रेस को किसने कहा है कि कांग्रेस श्रय रोग से मरने वाली है, यानी कि टीबी से मरने वाली है? ये कहा है अरविंद घोष ने। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल खास वर्गों के लिए नहीं। यह कथन किसका है? तो कथन को ध्यान से देखिए। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल खास वर्गों के लिए नहीं। यह कथन किसने कहा है? ऑप्शन देखिए, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सी राजगोपालाचारी या फिर सी आर दास। तो 4 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी राजगोपालाचारी। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल खास वर्गों के लिए नहीं। ये कथन किसका है? सी राजगोपालाचारी का। ठीक है, याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों सी राजगोपालाचारी के बारे में आप जानती हैं, इनको दोस्तों राजा जी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किससे जाना जाता है? राजा जी नाम से जाना जाता है दोस्तों इनको। और आप सभी जानते हैं उत्तराखंड में राजा जी नेशनल पार्क जो है इन्हीं के नाम से है। ठीक है, राजा जी नेशनल पार्क, राजा जी नेशनल पार्क। ठीक है, राजा जी नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में है दोस्तों, ये इन्हीं के नाम से है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना की सर्वोच्च प्राथमिकता थी? आपको याद रखना है, न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना की सर्वोच्च प्राथमिकता थी? ऑप्शन देखिए, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का? तो 5 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 9वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 9वीं पंचवर्षीय योजना की सर्वोच्च प्राथमिकता क्या थी? न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। ठीक है, 9वीं पंचवर्षीय योजना दोस्तों कब से कब तक चली है? इसको याद रखेंगे, 1997 से आपका 2002 तक कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? 9वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, भारत में न्याय व्यवस्था का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो भारत में दोस्तों न्याय व्यवस्था का जन्मदाता किसे माना जाता है? ऑप्शन देखिए, मुनरो, कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग या इनमें से कोई नहीं। तो 6 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में न्याय व्यवस्था का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, वारेन हेस्टिंग को दोस्तों भारत में न्याय व्यवस्था का जन्मदाता माना जाता है। साथ ही साथ वारेन हेस्टिंग के ही समय दोस्तों क्या हुआ था? वारेन हेस्टिंग के काल में क्या हुआ था? पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। क्या हुई थी? पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी दोस्तों। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है, जो पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी वो किस सन में हुई थी और कहाँ हुई थी? तो याद रखेंगे 1774 में हुई थी। ठीक है, पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ हुई थी? कलकत्ता में। ठीक है, कलकत्ता में पहले जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी कलकत्ता में 1774 में। और साथ ही साथ इसी के काल में हुई थी वारेन हेस्टिंग की। और साथ ही साथ दोस्तों किस अधिनियम के तहत हुई? तो ये भी अधिनियम भी याद रखेंगे। आप सभी जानते हैं रेगुलेटिंग एक्ट, आपका रेगुलेटिंग एक्ट
1773 का। ठीक है, ठीक है। अगर पूछा जाता है आपको कि पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो है किस अधिनियम के तहत हुई, ठीक है, तो आप याद रखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत हुई। ठीक है, ये दोनों फैक्टर आपको याद रखने हैं दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शहर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन देखिए, जयपुर, अजमेर, जोधपुर या फिर बीकानेर। क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर? किस शहर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है? तो 7 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर। ठीक है, सी आंसर यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। जोधपुर को बोलते हैं दोस्तों ब्लू सिटी, और जयपुर को क्या बोलते हैं? जयपुर को बोलते हैं पिंक सिटी। ठीक है, पिंक सिटी बोलते हैं जयपुर को। और अजमेर को क्या बोलते हैं दोस्तों? अजमेर को दोस्तों राजस्थान का हृदय बोलते हैं। ठीक है, राजस्थान का हृदय। ठीक है, राजस्थान का हृदय बोलते हैं अजमेर को। और बीकानेर को क्या बोलते हैं? बीकानेर को बोलते हैं ऊंटों का देश। ठीक है, ऊंटों का देश किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं बीकानेर को। जोधपुर को बोलते हैं ब्लू सिटी, और अजमेर को बोलते हैं राजस्थान का हृदय, और जयपुर को बोलते हैं पिंक सिटी। ठीक है, इनको ऐसे याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो दोस्तों गेहूं की बात हो रही है, तो विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन देखिए, अमेरिका, रूस, चीन, भारत। क्या हो जाएगा दोस्तों 8 का राइट आंसर? तो 8 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर चीन, राइट आंसर हो जाएगा सी। याद रखेंगे विश्व में गेहूं के उत्पादन की बात करें तो सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है वो चीन है, फर्स्ट नंबर में। ठीक है, फर्स्ट में चीन है आपका, दूसरे में है भारत। ठीक है, भारत का पूछा जाता है तो याद रखेंगे विश्व में गेहूं के उत्पादन में जो है भारत का दूसरा स्थान है। ठीक है, दूसरा। और तीसरा स्थान किसका है? तीसरा स्थान है रूस का। तीसरा स्थान रूस का। ये 3 स्थान आप जरूर याद रखेंगे। ठीक है, तो विश्व में गेहूं के सबसे बड़े 3 उत्पादक देश हैं। पहला है चीन, दूसरा भारत और तीसरा रूस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, इनमें से कौन सा राज्य जो है बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन देखिए, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल या फिर उड़ीसा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर? कौन सा राज्य जो है बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? बॉक्साइट आप जानती हैं दोस्तों एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क है, और ये दोस्तों सबसे बड़ा जो उत्पादक है राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 9 का, क्या हो जाएगा? ओडिशा। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। याद रखेंगे कौन सा राज्य है जहाँ बॉक्साइट सबसे ज़्यादा होता है? तो याद रखेंगे ओडिशा। ठीक है, इसके बाद उड़ीसा के बाद याद रखेंगे और कहाँ जो है आपका बॉक्साइट पाया जाता है, जैसे आपका झारखंड हो गया। ठीक है, झारखंड। ठीक है, झारखंड के साथ साथ छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात। ठीक है, यहाँ भी दोस्तों आपका बॉक्साइट जो है पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो यहाँ पर बताना है दोस्तों आपको सतलज नदी जो है किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। ऑप्शन देखिए, रोहतांग दर्रा, जोजिला दर्रा, सिपकिला दर्रा या फिर बाड़ा लाचा दर्रा। क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए? सतलज नदी ये भारत में कहाँ प्रवेश करती है, किस दर्रे से प्रवेश करती है भारत में? तो 10 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सिपकिला दर्रा। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। सिपकिला जो दर्रा है दोस्तों ये कहाँ है? ये है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हिमाचल। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में है दोस्तों आपका सिपकिला दर्रा। यहीं से होकर दोस्तों सतलज नदी प्रवेश करती है भारत में, और भारत में प्रवेश करने के बाद ये पंजाब होते हुए, पाकिस्तान होते हुए फिर सिंधु नदी में मिल जाती है। ठीक है, जिसको याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 पर।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच संबंधों से संबंधित है? तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच संबंधों से संबंधित है। और यहाँ पर ऑप्शन देखिए, अनुच्छेद 35, 25, 75, 45। क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का? प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच संबंधों से संबंधित आर्टिकल है आपका अनुच्छेद आर्टिकल 75। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका 11 का राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? यानी कि राष्ट्रपति जो है दोस्तों जो शपथ लेता है वो कौन से अनुच्छेद में है, आपको ये बताना है। ऑप्शन देखिए, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 60, 45 या 56। तो राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है इनमें से? तो 12 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 60। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। आर्टिकल 60 क्या कहता है? आर्टिकल 60 में क्या है? राष्ट्रपति की शपथ है। ठीक है, तो याद रखेंगे इसको। और साथ ही साथ राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ठीक है, ये अनुच्छेद 60 याद रखेंगे, राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित है। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 बात करें, कवि कालिदास किसके दरबार में रहते थे? आपको बताना है कवि कालिदास। ठीक है, आप सभी जानते हैं कालिदास के बारे में। ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे दोस्तों, ये आप सभी जानते हैं। तो किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में से एक थे कवि कालिदास। ठीक है, बात करें दोस्तों कालिदास की, तो इनकी काफ़ी सारी रचनाएं हैं। अपनी प्रमुख जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं वो याद रखनी है। पहला है जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम पहली रचना। दूसरी याद रखेंगे मेघदूत। मेघदूत हो गया। और तीसरी याद रखेंगे कुमार संभव। ठीक है, कुमार संभव। ठीक है, और साथ ही साथ याद रखेंगे रघुवंशम। ठीक है, रघुवंशम। ठीक है, ये जो है कवि कालिदास की जो है प्रसिद्ध रचनाएं हैं, इनको आप याद रखें। ठीक है, यहाँ से आपको पूछा जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, बौद्ध धर्म में शून्यता का सिद्धांत किसने विकसित किया? आपको बताना है बौद्ध धर्म में शून्यता का सिद्धांत। तो शून्यता का सिद्धांत किसने विकसित किया? ऑप्शन देखिए, वसुबंधु, बुद्ध, नागार्जुन या फिर धर्मकीर्ति। क्या रहेगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा नागार्जुन। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। नागार्जुन की बात करें तो नागार्जुन दोस्तों 2री शताब्दी ईस्वी के एक महान बौद्ध दार्शनिक थे। कौन थे? बौद्ध दार्शनिक। ठीक है, बौद्ध दार्शनिक थे दोस्तों। ठीक है, जिन्होंने शून्यता का सिद्धांत विकसित किया। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, ब्रेन ड्रेन का संबंध किससे है? बताइए, इसका आंसर कीजिए। ब्रेन ड्रेन। तो ब्रेन ड्रेन का संबंध किससे है? ऑप्शन देखिए, संरचनात्मक बेरोजगारी, शैक्षिक बेरोजगारी, स्वैच्छिक बेरोजगारी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ब्रेन ड्रेन संबंधित है दोस्तों, ये किससे संबंधित है? शैक्षिक बेरोजगारी से। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे। जो ब्रेन ड्रेन है ये किससे संबंधित है? शैक्षिक बेरोजगारी से। ठीक है, आप ऐसे कह सकते हैं जैसे जो हाईली जो क्वालिफाइड जो लोग हैं वो अपने देश में जॉब ना करके कहाँ जॉब करते हैं? विदेशों में जॉब करते हैं, क्योंकि उनको अपने देश में जो है उनके स्किल के अनुसार जॉब नहीं मिल पाता है। तो इसको आप कह सकते हैं पढ़े लिखे लोग, यानी कि पढ़े लिखे लोग बेरोजगार हैं। ठीक है, तो ऐसे आप इसको समझ सकते हैं ब्रेन ड्रेन को। ठीक है, यानी कि पढ़े लिखे लोग बेरोजगार हैं, ऐसे समझ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए किस समिति का गठन हुआ था? आपको बताना है भारत में नगरीय क्षेत्रों की बात हो रही है। ठीक है, तो नगरीय क्षेत्रों में यानी कि शहरी क्षेत्रों की बात हो रही है। ठीक है,
आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ऐसे भी आपको पूछा जा सकता है शहरी। ठीक है, तो भारत में नगरीय या शहरी क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए किस समिति का गठन हुआ था? बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए ऑप्शन देखिए, सक्सेना समिति, लकड़वाला समिति, हासिम समिति या इनमें से कोई नहीं। तो 16 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 का राइट आंसर हो जाएगा हासिम समिति। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। याद रखेंगे शहरी क्षेत्रों को, अगर शहरी क्षेत्रों की बात आपको पूछी जाती है, ठीक है, याद रखेंगे शहरी क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए कौन सी समिति बनाएगी? हासिम समिति बनाएगी। ठीक है, कब बनाएगी ये हासिम समिति? याद रखेंगे ये 2009 में बनाई गई। ठीक हो गया, दोनों चीज याद रखेंगे। ठीक, दूसरी चीज याद रखनी है आपको, अगर यहाँ पर शहरी की जगह आपको क्या पूछ लिया जाए, शहरी की जगह यहाँ पर अगर आपको ग्रामीण पूछ लिया जाए, ठीक है, क्या पूछ लिया जाए? ग्रामीण। अगर यहाँ पर हम ऐड करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों, ठीक है, तो भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया? तो ग्रामीण के लिए याद रखेंगे सक्सेना समिति। ठीक है, क्या याद रखेंगे? सक्सेना समिति, सक्सेना समिति। ठीक है, सक्सेना समिति कब बनी? ये सक्सेना जो समिति है दोस्तों, ये कब बनी? तो आपको याद रखना है दोस्तों, ये कब बनी? ये 2009 में बनी। ठीक है, 2009। ठीक है, क्लियर है, इसको याद रखेंगे। यहाँ पर जो हासिम समिति है इसको आप कट कर लेंगे, ये 2009 में नहीं बनी। ठीक है, 2009 में कौन सी समिति बनी? सक्सेना समिति बनी। ठीक है, और सक्सेना समिति किससे संबंधित है? ग्रामीण क्षेत्रों से। और शहरी क्षेत्रों की बात आ जाएगी तो हासिम समिति करेंगे। ठीक है, दोनों याद रखेंगे। ठीक हो गया, क्लियर हो गया यहाँ पर। चलिए, बीपीएल परिवारों की पहचान जो है किस समिति की किस समय कौन सी समिति का गठन किया गया इसमें? तो ये ग्रामीण और शहरी दोनों याद रखेंगे। यहाँ पर हासिम समिति का सन मुझे याद नहीं आ रहा है, फिर मैं कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट कर लूंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें। 17 है दोस्तों, कौन पोषक पदार्थ शरीर को त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है? तो कौन से पोषक पदार्थ हैं दोस्तों जो शरीर को तुरंत जो है ऊर्जा प्रदान करते हैं? ऑप्शन देखिए, प्रोटीन, विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 17 का शरीर को त्वरित ऊर्जा प्रदान करने वाले कौन से पोषक पदार्थ हैं? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों 17 का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, लाल रक्त कण यानी कि आरबीसी का जीवन काल पूछा है। तो जीवन काल कितना होता है आरबीसी का? ऑप्शन देखिए, 90 दिन, 120 दिन, 140 दिन, 125 दिन। तो 18 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? आरबीसी का जीवन काल होता है दोस्तों 120 दिन। ठीक है, अगर यहाँ पर आपको डब्ल्यूबीसी पूछा जाए तो याद रखेंगे डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल होता है वो 4 दिन का होता है। ठीक है, 4 या 5 दिन आप कह सकते हैं। ठीक है, दोनों याद रखेंगे, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, लाल रक्त कणिकाएं और सफेद रक्त कणिकाएं। ठीक है, इनका जीवन काल आप दोनों याद रखेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। 19 है दोस्तों, अगस्त 2025 में फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो दोस्तों जोमेटो के कौन बने हैं नए ब्रांड एम्बेसडर? ऑप्शन देखिए, रणवीर सिंह, अक्षय कुमार, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन। क्या रहेगा राइट आंसर? 19 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शाहरुख खान। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। जोमेटो के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं अगस्त 2025 में? शाहरुख खान बने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 और आज का आखिरी क्वेश्चन, विश्व हाथी दिवस 2025 जो है कब बनाया गया? ऑप्शन देखिए, 10 अगस्त, 12 अगस्त, 15 अगस्त या फिर आपका 20 अगस्त। क्या हो जाएगा राइट आंसर? विश्व हाथी दिवस 2025 कब बनाया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 20 का दोस्तों क्या हो जाएगा राइट आंसर? 12 अगस्त। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। याद रखेंगे हर साल 12 अगस्त को क्या मनाया जाता है? आपका विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। तो 2025 में दोस्तों विश्व हाथी दिवस की थीम क्या थी, ये आपको पूछा जा सकता है। थीम की बात करें तो थीम क्या थी? थीम थी दोस्तों हाथियों की मदद के लिए दुनिया को एक साथ लाना। ठीक है, हाथियों की
मदद के लिए हाथियों की मदद के लिए दुनिया को एक साथ लाना। ठीक है, दुनिया को एक साथ लाना। तो दोस्तों कभी थीम भी पूछ लिया जाता है तो इसलिए याद रखेंगे। ठीक है, कब मनाया जाता है विश्व हाथी दिवस? 12 अगस्त को मनाया जाता है हर साल। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके 20 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन से। आई होप दोस्तों आप सभी को अच्छे लगे होंगे। और वीडियो कैसा रहा दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।